एलियन फ्रेंचाइजी का नया शो एलियन अर्थ फाइनली आ गया है और फैंस काफी एक्साइटेड हैं। शो रनर नोआ हॉले ने स्टोरी ऐसी लिखी है कि एलियन यूनिवर्स को और एक्सपेंड किया जा सके। कहानी में एक वेलैंड यूटानी स्पेस वेसल अर्थ पर बर्बाद हो जाती है और एक हाइब्रिड वेंडी अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है जो उससे काफी दूर है। एपिसोड्स में ओरिजिनल एलियन मूवी का एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग साइ-फाई फील मेंटेन किया गया है, जिससे सीजन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टोरी सेट है 2120 में, यानी पहली फिल्म के इवेंट से 2 साल पहले। कहानी शुरू होती है USCSS मैगिनॉट स्पेसक्राफ्ट से, जो वेलैंड यूटानी का है और अर्थ से 805 मिलियन माइल्स दूर है। कहानी की शुरुआत में ही क्लियरली दिखाया गया है कि मैगिनॉट का पर्पस क्या है। यहाँ एलियन क्रिएचर्स के चेम्बर्स हैं जो फ्लोरा और फौना दोनों लगते हैं। क्रू मेंबर्स क्रायो फ्रीज में जाते हैं ताकि 65 साल लंबा मिशन सर्वाइव कर सकें। मिशन का मेन गोल है अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रिसर्च के लिए एलियन सैंपल इकट्ठा करना। वेलैंड यूटानी हमेशा एलियंस को पकड़ने और उनकी स्टडी करने में इंटरेस्टेड रहा है, लेकिन क्रू टेंशन नहीं लेता और बस मस्ती करता रहता है। हेड ऑफ सिक्योरिटी मरो एक साइबॉर्ग है, मतलब इंसान है लेकिन उसकी बॉडी में मशीन्स लगी हैं। जब कुछ ह्यूमंस क्रूमेट्स उसकी आइडेंटिटी का मजाक बनाते हैं तो ऑब्वियसली मरो को पसंद नहीं आता। वो इनिशियली इंटेंस लगता है, जैसे वो इनको पनिश करने का प्लान बना रहा हो, लेकिन एक्चुअली उसका पर्सनल मिशन अलग है और हमें अभी नहीं पता। जब बाकी क्रू आराम कर रहे होते हैं, मरो चुपके से टर्मिनल रूम में जाता है और स्पेसक्राफ्ट के AI यानी मदर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। फिर वो मदर को कंट्रोल करके खुद को रूम में बंद कर लेता है और साथ ही एलियंस को उनके चेम्बर से आजाद कर देता है। सभी एलियंस स्पेसक्राफ्ट में तहलका मचाते हैं और ऑलमोस्ट सभी क्रू मेंबर्स को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। सिर्फ मरो बचता है। मरो की इस हरकत की वजह से USCSS मैगिनॉट धीरे धीरे अर्थ की तरफ गिरने लगती है और स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम क्लियरली वार्न करते हैं कि क्रैश अवॉइड नहीं किया जा सकता। मरो एक पॉड में एंटर करके क्रैश के लिए रेडी होता है, शायद अर्थ पर अपने सर्वाइवल और मिशन के लिए। वो बच जाता है। हम देखते हैं वो सर्च और रेस्क्यू मिशन को रोकने की कोशिश करता है और रोज जेनोमॉर्फ को पकड़ना चाहता है। ऐसा लगता है मरो का काम किसी सीक्रेट मिशन का पार्ट है जो वेलैंड यूटानी ने उसे दिया है, क्योंकि कॉर्पोरेशन हमेशा एलियंस को सैंपल के लिए अपने क्रू की जिंदगी खतरे में डालता है। हो सकता है ये कोई बड़ी चाल हो, मतलब मैगिनॉट को बर्बाद करके अर्थ पर गिरा दिया जाए ताकि प्रोडिजी जैसे राइवल कंपनी को नुकसान हो और उनकी रिसर्च बर्बाद हो जाए। अर्थ पर प्रोडिजी और उसके CEO कैवेलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोडिजी का एक प्रोजेक्ट नेवरलैंड चल रहा है जिसमें फर्स्ट हाइब्रिड ह्यूमंस बनाए जा रहे हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में अब 3 तरह के इंसान हैं। पहला साइबॉर्ग, ये वो लोग हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं, लेकिन इन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स या ब्रेन को टेक्नोलॉजी से इनहेंस कर लिया है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी अपग्रेडेड ह्यूमन। अब बात करते हैं सिंथ्स की। ये AI रोबोट्स होते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ये मशीन्स होते हैं। इनकी बॉडी सिंथेटिक होती है, यानी आर्टिफिशियल होती है, और इनका दिमाग AI प्रोग्राम्ड होता है। हाइब्रिड्स ये एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है। सिंथ के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी ह्यूमन माइंड, मेमोरी और आइडेंटिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें इंसान मरने से पहले अपना दिमाग या सोचने का डेटा एक सिंथ के सिस्टम में अपलोड कर देता है। अब वो सिंथ की बॉडी में रहता है, लेकिन उसके अंदर एक रियल ह्यूमन सोल होता है, यानी हाइब्रिड हाफ ह्यूमन प्लस हाफ सिंथ। इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो साइबॉर्ग ह्यूमन जिसमें मशीन पार्ट्स लगे हैं, सिंथ मशीन जिसमें AI माइंड लगा है, हाइब्रिड मशीन जिसमें एक रियल ह्यूमन का माइंड लगा है। प्रोजेक्ट नेवरलैंड में जिन बच्चों की बीमारी ठीक नहीं की जा सकती, उन्हें हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ हमें मर्सी हर्मिट नाम की एक 11 साल की बच्ची दिखाई जाती है जिसे कैंसर है। उसे एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मर्सी की कॉन्शियसनेस एक सिंथ औरत में ट्रांसफर की जाती है। वो अपना नया नाम चूज करती है, विंडी। ये प्रोसेस कामयाब होता है। माना जाता है प्रोडिजी और प्रोजेक्ट नेवरमोर का काम हमेशा कामयाब होता है। वेंडी अपने भाई जो से इमोशनली कनेक्टेड है। एक्सपेरिमेंट के वक्त सिर्फ मर्सी के डैड को ये बात पता थी, जो को ये नहीं पता था। वेंडी को स्पेशल परमिशन मिलती है कि वो जो को सिक्योरिटी कैमरास से मॉनिटर कर सके। ये अनयूजुअल है, लेकिन कैवेलर को लगता है ये हाइब्रिड की एबिलिटीज टेस्ट करने का अच्छा चांस है। जो सोचता है कि उसकी बहन मर चुकी है, अपनी जिंदगी में दर्द से गुजर रहा है। वो प्रोडिजी सिक्योरिटी फोर्स में मेडिक का काम करता है और मार्स पर अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन क्रैश के एक दिन पहले उसका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे प्रोडिजी टीम के साथ मैगिनॉट क्रैश साइट पर जाना पड़ता है। उधर वेंडी भी क्रैश साइट पर जाने का प्लान बनाती है ताकि अपने भाई से मिल सके।
इसके लिए वो कैविलियर को मस्का लगाती है कि नेवरलैंड हाइब्रिड्स इंसानों से बेहतर मिशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिश टीम को लीड करता है और वेंडी सिर्फ जो को ढूंढने पर फोकस करती है। क्रैश साइट पर जो को जेनोमॉर्फ का सामना करना पड़ता है, जो अंधेरे में छुपकर अटैक करता है। वेंडी अपने हाइब्रिड फ्रेंड स्लाइटली के साथ जाकर जो को रेस्क्यू करती है, यानी वो फाइनली अपने भाई से मिलती है। वो उसे अपनी असली पहचान बताती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि जेनोमॉर्फ फिर अटैक करता है और जो को अपने साथ एक होल में ले जाता है। वेंडी फौरन अपने भाई की हेल्प करने निकल जाती है और स्लाइटली क्रैश साइट पर अकेला रह जाता है। वेंडी अपनी हाइब्रिड पावर का यूज करते हुए हर्मिट के निशान का पीछा करती है। उसे बेसमेंट से अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि दूर रहो क्योंकि जेनोमॉर्फ ने ट्रैप सेट किया है। लेकिन वेंडी अपनी परवाह नहीं करती, उसका बस एक ही मकसद है, अपने भाई को बचाना। वेंडी देखती है उसका भाई दीवार से चिपका हुआ है। वो जैसे ही हर्मिट को छुड़ाने की कोशिश करती है, जेनोमॉर्फ वापस आता है लेकिन अटैक नहीं करता। शायद जेनोमॉर्फ कंफ्यूज है कि वेंडी एक हाइब्रिड है। वेंडी चाकू से उस पर वार करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जेनोमॉर्फ के रगों में खून की जगह तेजाब है, यानी उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, जख्मी एलियन इन पर फिर अटैक करता है। वेंडी एलियन को डिस्ट्रैक्ट करती है और हर्मिट को बचाने की कोशिश करती है। दोनों मिलकर जेनोमॉर्फ को बेसमेंट के पार्किंग लॉट में ट्रैप करने की ट्राई करते हैं, लेकिन एलियन अपनी पूंछ से वेंडी को खींच लेता है। हर्मिट घबरा कर शटर खोलता है और देखता है जेनोमॉर्फ मर चुका है। ये काम वेंडी ने किया है, लेकिन वो भी घायल है। दोनों गिर पड़ते हैं। प्रोडिजी सिक्योरिटी सर्विस इन्हें बचा लेती है। इसके बाद हम हाइब्रिड्स का एक नया इमोशनल साइड भी देखते हैं। पहले वो बच्चों जैसे बिहेव करते थे, लेकिन अब निप्स और कर्ली जैसे हाइब्रिड्स अपने नाम और पहचान को लेकर फ्रस्ट्रेटेड और जेलस फील कर रही हैं। कर्ली अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए कैविलियर से बात करती है और अपना स्टेटस इम्प्रूव करना चाहती है। कैविलियर हाइब्रिड को इंसान जैसा इमोशनली कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। साथ ही मरो का पर्सनल एजेंडा भी हाईलाइट होता है। वो स्लाइटली में चिप प्लांट करके रिमोट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है ताकि प्रोडिजी में घुसपैठिया कर सके और एलियन स्पेसिमेन हासिल कर सके। उसका इरादा भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। क्या वो मदर एआई के ऑर्डर फॉलो कर रहा है या अपने पर्सनल मिशन में है? इसके बाद प्रोडिजी साइंटिस्ट हर्मिट के लंग्स की सर्जरी करते हैं और लगातार एक जेनोमॉर्फ एग की चीरफाड़ करते हैं। एग में एक टेडपोल लाइक ऑर्गेनिज्म हर्मिट के जख्मी लंग में डाला जाता है। ये बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट है और कैविलियर की इंटेंशन अनक्लियर है। शायद वो हर्मिट को हाइब्रिड बनाने का प्लान कर रहा है। ये जेनोमॉर्फ इन्फेक्शन का असर स्टडी कर रहा है। उधर वेंडी को होश आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एलियन टेडपोल के रोने की आवाजें सुन सकती है। यह जेनोमॉर्फ के कनेक्शन का उस पर असर पड़ रहा है। शायद वेंडी की साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उसे नॉन ह्यूमन एंटिटी से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगी। साइंटिस्ट को लगता है कि वेंडी के सुनने की रेंज बहुत हाई और लो फ्रीक्वेंसीज में काम करती है और उसे सिर्फ जेनोमॉर्फ की आवाज सुनाई दे रही है। वेंडी की एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट कुछ वक्त के लिए उसकी हियरिंग को मैनिपुलेट करते हैं। हर्मिट को ये पसंद नहीं आता, लेकिन बॉय कैविलियर बहुत एक्साइटेड है और चाहता है कि वेंडी एलियंस के साथ कम्युनिकेट करे ताकि उन्हें कंट्रोल या समझने का मौका मिले। वेंडी भी इंटरेस्टेड है और खुद को डिफेंड करते हुए एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करती है। रिवील होता है कि हर्मिट की बॉडी में सिंथेटिक लंग डाला गया था। हर्मिट इनिशियली प्रोडिजी छोड़ना चाहता है, लेकिन एटम इन समझाता है कि अगर वो रिजाइन करे तो वो वेंडी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और ट्रीटमेंट का बिल भी पे करना पड़ेगा। इसलिए हर्मिट डिसाइड करता है कि वो फैसिलिटी में ही रहेगा, सिर्फ वेंडी के साथ रहने के लिए। निप्स का इमोशनल आर्क भी हाईलाइट होता है। उसका परसेप्शन और फीलिंग्स इवॉल्व हो रहे हैं। वो क्लेम करती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, और साइंटिस्ट उसे लॉक कर देते हैं जब वो अपना आपा खो बैठती है। ये दिखाता है कि हाइब्रिड्स ग्रेजुअली ह्यूमन इमोशंस और इंस्टिंक्ट डेवलप कर रहे हैं और बॉय कैविलियर के अनएथिकल एक्सपेरिमेंट का रिस्क बढ़ रहा है। इस दौरान स्लाइटली यानी आरुष मरो की बातों में आ जाता है। मरो उसे एलियन एग चोरी करने के लिए बोलता है और हर्मिट को होस्ट बनाने के लिए मैनिपुलेट करता है। उसे धमकाकर प्लान एग्जीक्यूट करवाता है। क्रिश चुपके से इन बातों को सुन लेता है, लेकिन वो बस क्यूरियस है और प्लान को ऑब्जर्व करना प्रेफर करता है। वेंडी लैब में जाती है और देखती है कि चेस्ट बस्टर जेनोमॉर्फ हर्मिट के लंग से निकल रहा है, लेकिन वेंडी का बिहेवियर अनयूजुअल है। वो एलियन को काम करती है और एलियन भी एग्रेसिव नहीं होता। ये सजेस्ट करता है कि वेंडी और जेनोमॉर्फ के बीच कुछ स्पेशल साइकिक या इमोशनल कनेक्शन है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 17 दिन पहले मैगीनॉट क्रैश हुआ था।
मरो क्रायो स्लीप से जागते ही अलार्म सुनता है और पता चलता है कि फायर और एलियन भाग गए हैं और कैप्टन डिंसडेल भी मारे गए। मरो इनिशियली कैप्टन बनने में इंटरेस्टेड नहीं है और जोया को एक्टिंग कैप्टन बनने देता है। मेडिकल बे में पता चलता है कि डिंसडेल और बॉन्क्सी पर फेसहगर एलियन ने हमला किया, लेकिन मेडिकल ऑफिसर रहीम डिंसडेल को बचा नहीं पाता। ब्रोंक्सी को क्रायो स्लीप में डाल दिया जाता है, लेकिन फेसहगर फ्रीज में भी काम करता है और इवेंचुअली चेस्ट बर्स्टर निकलकर ब्रोंक्सी को मार देता है। इसके बाद जेनोमॉर्फ का क्योस शुरू हो जाता है। क्रू मेंबर्स एक एक करके मारे जाते हैं। चिबुजो की लापरवाही और एलियन इंसेक्ट के कंटेमिनेशन से मैलेशिट, रहीम और चिबुजो भी मारे जाते हैं। शैमिल को टी ओसेला एलियन कंट्रोल कर लेता है और जेनोमॉर्फ से फाइट करते हुए उसकी भी जान चली जाती है, मरो और जेवेरी को छोड़कर। मरो इन्वेस्टिगेट करता है, पता लगता है तोड़फोड़ हुई थी। पेट्रोविच ने प्रोडिजी के सीईओ बॉय कैवलर के साथ प्लान बनाया था। मरो ने उसे मार दिया और पेट्रोविच का अल्टीमेट प्लान फेल हो गया। यहाँ मरो की बैक स्टोरी भी रिवील होती है। मरो की बेटी मारी गई जब वो एक्सपीडिशन पर था। गुस्सा और तकलीफ उसे बदला लेने पर मजबूर कर देते हैं। टी ओकेलस का एक्शन इनिशियली क्रीपी था, लेकिन एलियन कुछ हद तक इंसानों की मदद कर रहा था। वो जेनोमॉर्फ को खतरा समझ रहा था। मरो वेलैंड-युटानी के लिए वफादार है। उसकी जिंदगी और उसका साइबरनेटिक हाथ दोनों कंपनी की वजह से बचे, इसलिए वो कंपनी को अपना सेवियर मानता है। जो काम पहले हमें बहुत क्रूअल और हार्टलेस लग रहे थे, वो असल में मरो के लिए सिर्फ मिशन के डिसीजंस थे, इमोशंस नहीं। जवेरी का सेक्रीफाइस भी उसी प्लान का हिस्सा था, ताकि मरो को थोड़ा टाइम मिल सके और एलियंस प्रोडिजी के हाथ न लगे। हम देखते हैं कि मरो वेलैंड-युटानी के HQ जाकर ऑफिशियली अपनी लॉयल्टी कंफर्म करता है और स्लाइटली को प्रोडिजी के अंदर घुसने का प्लान देता है। उसका क्लियर गोल है एलियंस वापस कंपनी को देना और बॉय कैविलियर के प्रोडिजी को खत्म करना। युटानी मरो को बताती है कि बॉय कैविलियर अब फाइनली फेस टू फेस मीटिंग के लिए रेडी है। ये मीटिंग एक मॉडर्न मेगा सिटी में होती है, जहां द 5 की तरफ से बैरिस्टर मैक एफी मॉडरेटर है। कैविलियर हमेशा की तरह रूड और एरोगेंट बिहेव करता है और क्लियरली दिखा देता है कि उसे पैसों से ज्यादा एलियंस पर कंट्रोल और वेलैंड-युटानी को नीचा दिखाना इम्पोर्टेंट लगता है। युटानी एलियंस के बदले $20 बिलियन ऑफर करती है, लेकिन कैविलियर लॉ का बहाना बनाकर बोलता है कि 6 हफ्ते क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट होने से पहले वो एलियंस नहीं दे सकता। जब युटानी ऑफर बढ़ाकर 50 बिलियन भी करती है, तब भी कैविलियर मना कर देता है। इस मीटिंग के आखिर तक युटानी अपना पैसा भी लूज कर देती है और लीगल एडवांटेज भी, जबकि कैविलियर के साइंटिस्ट को एलियंस पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने का पूरा टाइम मिल जाता है। पैरेलल स्टोरी में हम देखते हैं कि निप्स, जो इमोशनली अनस्टेबल हो गई है और खुद को प्रेग्नेंट समझने लगी थी, उसकी मेमोरी प्रोडिजी के साइंटिस्ट मिटा देते हैं। अब निप्स को मैगीनॉट क्रैश, सिटी ट्रिप और एलियन अटैक का कुछ भी याद नहीं और इस चीज से विंडी को शक होने लगता है। विंडी को लगता है कि उसके क्रिएटर्स हाइब्रिड के साथ बहुत ही गलत और अनएथिकल काम कर रहे हैं। उधर लैब में टूथलेस को एलियन फ्लाइज को खाना खिलाने भेजा जाता है, लेकिन टी ओकेलस एलियन का गुस्सा हाइब्रिड्स पर फिर से निकालता है और फ्लाइज टूथलेस को जिंदा ही खा जाती है। ये प्रूव करता है कि हाइब्रिड्स भी बड़ी ही आसानी से मर सकते हैं। इस हादसे के बाद हर्मिट अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर और ज्यादा परेशान हो जाता है और चुपके से आर्थर से मिलता है, जो प्रोडिजी से निकाला जा चुका है, लेकिन दिल से हाइब्रिड्स के साथ खड़ा है। आर्थर हर्मिट को बोर्ड का सीक्रेट कोड देता है और हाइब्रिड ट्रैकिंग सिस्टम हैक करके सबको फ्री कर देता है, जिससे आगे चलकर पूरी फैसिलिटी में बड़ा कियोस मच जाता है। इसी कियोस के बीच स्लाइटली अपना खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो लैब लॉक कर देता है, आर्थर के बॉडी में एलियन एम्ब्रियो प्लांट कर देता है। स्लाइटली आर्थर को वेंट में खींच लेता है। लैब में एलियन फ्लाइज भी रिलीज हो जाती हैं और अब आर्थर के अंदर चेस्ट बस्टर ग्रो होगा, जो उसे मार देगा, जबकि उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। और इसी तरह स्लाइटली का प्लान लगभग परफेक्ट हो जाता है। स्लाइटली अपने रूम में छुपता है और उसका बेस्ट फ्रेंड स्मी को फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। स्लाइटली मरो की बेरहमी से काफी डरा हुआ है और उसके साथ अब सिर्फ आर्थर और फेस हगर है, जो आर्थर के चेहरे पर चिपका है। जब स्मी रूम में आता है, स्लाइटली उसे पूरा सच बता देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो प्लान आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ आर्थर को बचाने और स्लाइटली की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी बीच स्लाइटली और स्मी आर्थर की लाश को छुप छुप कर ले जा रहे हैं और गलती से किश से टकरा जाते हैं, लेकिन किश सीक्रेटली उनकी मदद करता है और जेनोमॉर्फ के एग्जैक्ट टाइमिंग पर नजर रखता है, ताकि एलियन को पकड़ सके और मरो को ट्रैप में फंसा सके। दूसरी तरफ प्रोडिजी के लोग, खासकर किश, लैब में कितना नुकसान हुआ चेक कर रहे हैं। ये टूथलेस की मौत का रीजन समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बॉय कैविलियर पूरे कियोस को एंजॉय करता है,
टी ओकेलस इन्फेक्टेड शीप पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और इंसानों के अंदर एलियन घुसाने जैसे खतरनाक आइडियाज प्लान करता है। ये सब देखकर वेंडी का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान हाइब्रिड्स को सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए वेंडी खुद एक्शन लेती है और जेनोमॉर्फ चैम्बर अनलॉक करके एलियन को आजाद कर देती है, जिससे लैब में तहलका मच जाता है और साइंटिस्ट और गार्ड्स मारे जाते हैं। इसी बीच स्लाइटली और स्मी दोनों चुपचाप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आर्थर के चेस्ट से जेनोमॉर्फ बेबी निकल आता है और उसे मार देता है, जिससे स्मी को समझ आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। वहीं हर्मिट, वेंडी और निप्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री यूनिट उन्हें रोक लेती है। यही निप्स पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सोल्जर्स को मार देती है, लेकिन हर्मिट पल्स गन से निप्स को शूट कर देता है और इंसानों को बचा लेता है। और इसी पल वेंडी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। सबको लगता है निप्स मर गई, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो सरवाइव कर जाती है। बाद में वेंडी, हर्मिट और बाकी हाइब्रिड्स को प्रोडिजी फैसिलिटी के होल्डिंग सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां स्लाइटली, स्मी और कर्ली भी होते हैं। सेल में वेंडी एक शॉकिंग सच बताती है। इन्होंने जंगल में अपनी खुद की कब्र देखी थी, जहां उन बच्चों की लाशें थीं जिनकी कॉन्शियसनेस सिंथ बॉडीज में ट्रांसफर की गई। यानी प्रोडिजी ने इमोरलिटी का झूठा प्रॉमिस किया था और उन्हें हमेशा के लिए एडल्ट बॉडीज में टीनेज माइंड के साथ फंसा दिया। इस सच के बाद वेंडी डिसाइड करती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो होल्डिंग सेल से ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कंट्रोल ले लेती है और जेनोमॉर्फ को बुला लेती है। फिर वो मरो का सेल भी रिमोटली ओपन करवाती है, जो पहले से ही प्रोडिजी से बदला लेना चाहता था। लैब के अंदर मरो और क्रिश के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जहां दोनों अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाते हैं। वेंडी लॉस्ट बॉयज को फ्री करती है और सबको एक खास काम असाइन करती है। डेम को भी कन्फ्रंट किया जाता है और निप्स उसे पकड़कर सेल में डाल देती है। वेंडी और कर्ली मिलकर बाकी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं और जेनोमॉर्फ को खोल दिया जाता है। इसी केओस के बीच बॉय कैवेलर का डार्क पास्ट रिवील होता है। उसका एब्यूजिव डैड, सिंथ ऑब्सेशन और कैसे उसने बचपन में अपने डैड की कॉन्शियसनेस सिंथ में डालकर एटम इंस बना दिया, जो सीक्रेटली उसका एडवाइजर था। सीजन के आखिर में वेंडी अपनी पावर से एटम इंस को भी कंट्रोल कर लेती है और अपने भाई और हाइब्रिड को प्रोटेक्ट करती है। कैवेलियर, एटम इंस, डेम और किश सब होल्डिंग सेल में बंद हो जाते हैं और वेंडी ऑफिशियली प्रोडिजी का टेक ओवर अनाउंस करती है। लेकिन एक बड़ा खतरा अभी बाकी है। टी ओकेलस एलियन फैसिलिटी से भाग चुका है। वो आर्थर की बॉडी में घुस जाता है, जो सीजन 2 में सबसे बड़ा खतरा बनेगा। हो सकता है सीजन 2 में वेंडी और हाइब्रिड जेनोमॉर्फ के साथ मिलकर प्रोडिजी को कंट्रोल करें। वेलैंड यूटानी के लीडरशिप में अपने एलियंस वापस लेने नेवरलैंड आइलैंड पर आए, बिना जाने कि अब पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका है। प्रोडिजी और वेलैंड यूटानी के बीच एक खतरनाक वॉर स्टार्ट होगी, जबकि टी ओकेलस एलियन आर्थर की बॉडी में रहकर क्योस फैला सकता है। ये भी हो सकता है कि बॉय कैवेलर कुछ वक्त के लिए यूटानी से हाथ मिला ले। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।